तो जैसे आप देख सकते हैं हमारे सामने एक पहला प्रॉब्लम है आज का। अ कॉपर रॉड 2 मीटर लॉन्ग हैज़ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर. One end is kept at 100 degrees Celsius and the other end is at 0 degrees Celsius. The surface is insulated so that negligible heat is lost to the surrounding. अब ऐसा इमेजिन करो कि ये कॉपर रॉड है आपके पास. कॉपर रॉड की लंबाई कितनी है? 2 मीटर. मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 2 मीटर हो जाएगा. एक एंड जो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे है और एक एंड है 100 डिग्री सेल्सियस पे. ये 100 डिग्री सेल्सियस पे और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है. इस कॉपर का जो रेडियस है स्मॉल आर वो 1 सेंटीमीटर है, यानी कि 10⁻⁻² मीटर्स. सरफेस पूरा इंसुलेटेड है, मतलब यहाँ से ये पूरा इंसुलेटेड है. इंसुलेशन क्यों किया गया है? ताकि यहाँ से हीट का एस्केप ना हो. हम बोलते हैं ना कि 3 बातें होती है. रॉड एक क्या करता है? हीट एब्जॉर्ब करता है, आगे ट्रांसफ़र करता है और रेडिएट करता है. हम जो चाहते हैं कि हम ये सोच के चल रहे हैं कि स्टेडी स्टेट है, मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर रहा. यहाँ सिर्फ क्या कर रहा है? वो ट्रांसफ़र कर रहा है हीट को. और अगर सिर्फ हीट को वो ट्रांसफ़र कर रहा है ना, तो रेडिएशन भी पॉसिबल है. तो इसीलिए रेडिएशन से बचाने के लिए उसको इंसुलेट कर रहे हैं हम लोग. तो यहाँ सिर्फ कंडक्शन हो रहा है यहाँ पर. अच्छा ठीक है भाई, हम लोग मान लिए कंडक्शन हो रहा है. तो हमसे क्या क्या सवाल पूछे गए? पहले तो पूछा गया थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द बार. बार का थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो चलो देखते हैं बार का थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा. तो सबसे पहला R = L/Ka करके मेरे पास फॉर्मूला है. थर्मल रेजिस्टेंस उधर से आओ, घूम क्या हो ऐसा अभी हो ऐसा. तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना है हमारा? 2 मीटर. थर्मल कंडक्टिविटी कितनी बेटा? 401 और पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर. रेडियस कितना बोला हुआ है? 10⁻⁻² का होल स्क्वायर. अच्छा ठीक है, 2/. जरा मुझे बताएंगे 401 मल्टीप्लाई बाय पाई कितना होता है? 401 मल्टीप्लाई बाय पाई दैट मीन्स 3.14. करो कैलकुलेट. (401 मल्टीप्लाई बाय 3.14). चल मल्टीप्लिकेशन करो बेटा, सबको करना है. 401 मल्टीप्लाई बाय 3.14 1259.14 है ना. अच्छा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 2 3 1.259 है ना इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 1 2 3 है ना 3. तो ये इस तरह से हो जाएगा. तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ. इसका आगे जो कैलकुलेशन आएगा इट विल बी अराउंड 15.9 किलो वाट. किलो में 10⁻³ दैट मीन्स सॉरी केल्विन पर वाट, नॉट किलो वाट, केल्विन पर वाट. तो ये आ गया इसका रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस. अब हमारे पास अगला क्या है? थर्मल करंट पूछा है. तो देखो थर्मल करंट कैसे आएगा? ओम्स लॉ जो था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसके जैसे अपन फॉर्मूला लगाएंगे. बोले कैसे? अरे उसमें I = V/R हुआ करता था ना, है ना. तो यहाँ पर थर्मल करंट जिसको आप H से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह क्या आएगा? टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस. अच्छा टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 100 - 0. थर्मल रेजिस्टेंस कितना है? 15.9 है ना. इसका जो 15.9 को आप 16 पकड़ के चलो और उसको अप्रॉक्सीमेट में सॉल्व करके चलो, तो उसका आंसर कुछ आने वाला है आपका अराउंड 6.3. थर्मल करंट हीट क्या था? एच का क्या था? हीट रेट. हाँ वैट आएगा इसका. तो क्योंकि हीट करंट का क्या होता है? H = क्या होता है? ΔQ/ΔT होता है ना. तो यानी कि जूल पर सेकंड. आप जूल पर सेकंड भी लिख सकते हो, चाहे तो वैट भी लिख सकते हैं यहाँ पर H की. तीसरा क्या है आपका? तीसरा है टेम्परेचर ग्रेडियंट है ना. डिफरेंस इन टेम्परेचर. टेम्परेचर ग्रेडियंट. ओके, टेम्परेचर ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा अपने को. तो टेम्परेचर ग्रेडियंट निकालने के लिए मैं टोटल टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे? आपको टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए होगा θ1 - θ2 अपॉन डिस्टेंस चाहिए होगा x. तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, देखो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेरे को डिस्टेंस मालूम है और साथ ही साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक का टेम्परेचर डिफरेंस भी मालूम है मुझे. तो मैं 100 - 0 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस पर मीटर, ये मेरा आ गया क्या? टेम्परेचर ग्रेडियंट है ना. 50 डिग्री सेल्सियस पर मीटर. ये टेम्परेचर ग्रेडियंट आ गया. अब चलो फोर्थ वाला आएगा टेम्परेचर ऑफ कॉपर एट 25 सेंटीमीटर. आपको पता लगाना है कि टेम्परेचर ऑफ कॉपर एट 25 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पहुँच गए. ये मान लो यहाँ टेम्परेचर कितना है? T है. तो यहाँ टेम्परेचर कितना होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है? तो बोले 25 सेंटीमीटर, जिसको आप क्या कह सकते हैं? 0.25 मीटर. अब ये कैसे निकालेंगे यार? अब ये कैसे पॉसिबल है कि भाई टेम्परेचर ग्रेडियंट हम कैसे निकालेंगे? देखो हम इसको ऐसा निकाल सकते हैं
कि डिफरेंस इन टेम्परेचर इन गिवन लेंथ अगर हम लोग कहेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय गिवन डिस्टेंस डिफरेंस इन, हाँ तो देखो बेटा ये फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है। अब हम टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या फॉर्मूला क्या जानते हैं? टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन गिवन डिस्टेंस है। टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन गिवन डिस्टेंस, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है कि आप कोई भी फासला पकड़ लो, कोई भी डिस्टेंस पकड़ लो, उसमें देखो टेम्परेचर में कितने का फर्क आ रहा है, उसमें देखो टेम्परेचर में कितने का फर्क आ रहा है। और आपने जो डिस्टेंस पकड़ा वो डिस्टेंस को ले लो। यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करने पे क्या आता है? टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगर इस x को इधर भेज दो जो कि डिस्टेंस है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? टेम्परेचर डिफरेंस इन द गिवन लेंथ इज इक्वल टू क्या? टेम्परेचर ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय गिवन डिस्टेंस। अच्छा ठीक है, मैं बोलूंगा देखो टेम्परेचर डिफरेंस इन टेम्परेचर इन अ गिवन लेंथ, यहां से लेकर यहां तक जब हम पहुंचे तो टेम्परेचर में क्या फर्क आया था? बोले यहां कितना टेम्परेचर था? 100 डिग्री सेल्सियस। यहां कितना था? T डिग्री सेल्सियस। तो क्या मैं डिफरेंस इन टेम्परेचर को ऐसा नहीं लिख सकता? 100 माइनस कैपिटल T, है ना? 100 माइनस कैपिटल T, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना है? बोले 50 है। अच्छा डिस्टेंस कितना है? देखो आपको सब SI में चल रहा है तो SI में डालना पड़ेगा, तो वो कितना रहा है? 0.25, है ना? तो चलो आप देखते हैं क्या आएगा फिर। 100 माइनस कैपिटल T करो मल्टीप्लाई, क्या आ रहा सब बताओ मुझे आंसर फाइनल कितना? और 50 को 0.25 मतलब 1/4 क्या होगा 50 का? 12.5, तो 12.5, तो T इज इक्वल टू 100 माइनस 12.5 कितना आएगा? 87.5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन लिखना सभी का हो चुका होगा, उधर से आओ। अमजद घुमा के भेजो ना। हाँ अरे तो मैं बोल रहा सबको भेजो उधर साइड से, चलो मैं बोल रहा सबको उधर से भेजो, ये वाले दरवाजे से। ज़्यादा रोशनी। चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ। अब हम कॉम्बिनेशन पे बढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स वाले टॉपिक पे बढ़ने जा रहे हैं। चलो चलो देख के बाहर। हम लोग ने दो टाइप के कॉम्बिनेशन देखे थे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमारा जो पहला है सीरीज़ कॉम्बिनेशन से रिलेटेड रहेगा, और मैं जो पहला क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ इट इज़ ऑफ NCERT। चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल NCERT में है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द स्टील copper junction? What is the temperature of steel copper junction in the steady state of the system shown in figure? फिगर कुछ इस तरह से दिया हुआ है। This is a steel rod. This is a steel rod. This is a copper rod. Furnace 300 degrees Celsius.
आइस बॉक्स 0 डिग्री सेल्सियस और ये पूरा का पूरा इंसुलेटेड है। ओके, यहाँ पूरा इंसुलेटेड है, यानी हीट बाहर एस्केप नहीं हो पाएगी। फिर आगे, लेंथ ऑफ द स्टील रॉड इक्वल्स टू 15.0 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द कॉपर रॉड equals to 10.0 centimeter. Temperature of furnace equals to 300 degrees Celsius. Temperature of the other end equals to 0 degrees Celsius. फिर आप लिखेंगे the area of cross section of steel rod is twice that of the copper rod. Area of cross section of steel rod is twice that of the copper rod. फिर आगे दिया हुआ है थर्मल conductivity of the steel equals to 50.2 joule per second per meter per Kelvin, and of copper equals to 385 joule per second per meter per Kelvin. ठीक है, तो ये NCERT का एक प्रॉब्लम है। वैसे जितना बड़ा क्वेश्चन है आंसर उतना बड़ा नहीं है, इजीली हो जाएगा। इसने आपसे पूछा क्या है, पहले इस बात पे फोकस करते हैं। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द स्टील कॉपर जंक्शन इन द स्टेडी स्टेट, मतलब यहाँ का टेम्परेचर पूछा है उसने। मान लो यही टेम्परेचर यहाँ का कैपिटल T है। ओके, इन द स्टेडी स्टेट ऑफ द सिस्टम एज शोन इन फिगर। यहाँ लेंथ ऑफ स्टील रॉड, लेंथ ऑफ कॉपर रॉड, टेम्परेचर ऑफ फर्नेस, टेम्परेचर ऑफ आइस बॉक्स और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील रॉड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर आपको दिया हुआ है। कंडक्टिविटी दोनों की दिया गया है आपको। तो बहुत आसान है। जंक्शन का तो तुमको बताया था, याद होगा, मैंने जंक्शन का टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी डिराइव करके दिया था, मगर मैंने ये कहा था कि मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ नहीं करूँगा। मैं तो अगर मेरे को प्रॉब्लम आया तो मैं डायरेक्ट सिर्फ हीट करंट को इक्वेट करूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैं लिखूँगा कि हीट करंट पासिंग थ्रू द स्टील रॉड इज इक्वल्स टू हीट करंट पासिंग थ्रू द कॉपर रॉड, है ना। हीट करंट पासिंग थ्रू द स्टील रॉड इक्वल्स टू हीट करंट पासिंग थ्रू द कॉपर रॉड। अब हमारे पास हीट करंट का फॉर्मूला क्या है, KA, है ना, KS AS, और टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ स्टील रॉड, मतलब यहाँ से टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा, 300 माइनस कैपिटल T अपॉन लेंथ ऑफ द स्टील रॉड, और K कॉपर, A कॉपर, T माइनस 0 अपॉन लेंथ ऑफ कॉपर रॉड, है ना। अब आगे क्या करेंगे हम लोग कि चलो ये वैल्यू डालेंगे। KS थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील कितना आ रहा है आपका, स्टील का थर्मल कंडक्टिविटी कितना है भैया, ये है 50.2, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील रॉड मैं इतना जानता हूँ वो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर रॉड है ना, तो वो कैंसिल होने वाला है, तो उसको ऐसे लिख के रखता हूँ मैं, 300 माइनस कैपिटल T अपॉन लेंथ ऑफ द रॉड कितना है स्टील रॉड, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर रेशियो आ रहा है उसका। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर रॉड कितना है बेटा, 385 ACU, और T माइनस 0 को सिर्फ मैं T करके लिखूँगा अपॉन ये कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर। अब देखो ACU और ये ACU क्या हो जाएगा, कैंसर, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, अच्छा 50.2 डिवाइड 50.2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 100.4, 100.4 डिवाइडेड बाई 3 क्या होगा, देखो तो जरा, 100.4 डिवाइडेड बाई 3 देखो क्या आएगा। एक काम करो, ये 2 को भी तो लेके चले जाओ, ये 2 जो नीचे है ना उसको भी तो लेकर चले जाओ,
तो 100.4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 200.8। अब देखो 200.8 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो रहा, 200.8 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा, एक बताओ अमाउंट मुझे। $200.8 डिवाइडेड बाय 3, 66.9 आ रहा है ना, जिसको अप्रोक्सीमेशन 67 पकड़ ले सकते हैं, है ना। तो चलो 67 पकड़ लेंगे इसको, तो मैं लिखूंगा ये हो जाएगा 67 300 माइनस कैपिटल टी इज इक्वल टू 385 टाइम्स ऑफ कैपिटल टी, 385 टाइम्स ऑफ कैपिटल टी। अब आगे क्या हुआ, 67 अंदर मल्टीप्लाई होगा, आप लिखेंगे 67 मल्टीप्लाई बाय 300 माइनस 67 मल्टीप्लाई बाय टी, 385 मल्टीप्लाई बाय टी। तो 67 मल्टीप्लाई बाय 300, तो 385 में प्लस 67 करो, $385 में प्लस 67 करो, 452 है ना, ठीक। अच्छा कैपिटल टी इज इक्वल टू 67 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 452। अब यहाँ पर मैं अपना दिमाग कैसे चलाऊंगा, मेरे को इसको अप्रोक्सीमेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं 452 को 4.5 में कन्वर्ट कर देता हूँ, 452 को 4.5, क्योंकि नीट में अगर ये क्वेश्चन ऐसे आते तो अपन क्या करेंगे, क्योंकि हम तो इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो मैं इसको 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर डालूंगा, 10 का पावर 2 सॉरी, ऐसा लिख डालूंगा ना। 452 को अपन 4.52 आता तो 4.52 को 4.5 लिख सकते, तो बोले इससे फ़ायदा क्या हमारा, इसको आप ऐसा लिख सकते फिर मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 का पावर 2, है ना। अब देखो क्या हुआ, 10 का पावर 2 है, ये 2 जीरो गए, 10 का पावर 2 गया, ये 2 जीरो गए, 2 3 जा 6, और 6 मल्टीप्लाई बाय 67 देखो कितना होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 67 डिवाइडेड बाय 9, देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 67 कितना होता है, देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 67 402, तो ये आ रहा है कुछ 402 डिवाइडेड बाय 9। अब देखो, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, डिवाइड करके नहीं आ रहा तो 1/9 को याद है मैंने बोला था क्या कन्वर्ट कर सकते हैं आप, 0.11 में, 0.11 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसको 0.11 में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब आप चाहे तो उसको ऐसा लिख सकते हैं 402 मल्टीप्लाई बाय 0.11, अगर डिवीजन नहीं जम रहा तो आपको। अब देखो कितना आता हूँ, 44.22, चेक करो, ओके ठीक है। तो 44.22 डिग्री सेल्सियस, वैसे एक्यूरेट आंसर इसका 44.4 डिग्री सेल्सियस है, 44.4 डिग्री सेल्सियस, बट हम लोग उससे काफ़ी करीब है, समझ में आ गया नहीं, ठीक है लिख लो। अगला ये क्वेश्चन लिखना हो गया ना सभी का, क्योंकि अगला लिखने जा रहा हूँ मैं एनसीईआरटी का आगे। ये भी एनसीईआरटी का है,
the free ends of the ion transfer are maintained at 373 Kelvin and 273 Kelvin respectively. Obtain number 1, the temperature of junction of the two bars. The temperature of junction of two bars. Number 2, the equivalent valent thermal conductivity. The equivalent thermal conductivity of the compound bar. And number 3, the heat current through the compound bar. और इसमें डायग्राम दिया हुआ है इस तरह से, ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है वो डायग्राम। आयरन और ये है ब्रास। यहाँ का जो टेम्परेचर आपको बताया है T1 इज इक्वल्स टू 373 केल्विन और T2 इज इक्वल्स टू 273 केल्विन और ये जंक्शन का टेम्परेचर T0। आप चाहे तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, है ना, आसान जाएगा आपको इससे कैलकुलेशन। आंसर भी सेल्सियस में आएगा। कर पाएंगे आप? कर लेंगे? कम से कम पहला तो कर लेंगे, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन ऑफ टू बार्स। चलो करो कैलकुलेट। चलो ट्राई करो। मेरी राय में डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके कोशिश करो, आसान जाएगा। तो भाई सबसे पहला जंक्शन का टेम्परेचर H1 इज इक्वल टू H2। वैसे ये 373 केल्विन है, तो इसका मतलब ये कितना हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस है ना, और ये कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। 273.15 होता है ना, वो अप्रॉक्सीमेट 273 पकड़ेंगे, ठीक है। तो H1 इज इक्वल टू K1 A1 100 माइनस T0 अपॉन L1, K2 A2 T0 माइनस 0 अपॉन L2। ओके, K1 कितना है 79, A1 कितना है आपका 0.02 100 माइनस T0 और L1 कितना है लेंथ 0.1। K2 कितना है आपका, वेयर इज K2 109 A2 कितना है, तो बोले वो भी 0.02 ही है,
T0 और लेंथ कितना है इसका, वो भी 0.1 ही है। अच्छी बात है, इसका काम मेरा बहुत आसान कर दिया। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, है ना। तो अब आगे क्या, 79 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 7900 माइनस 79 टाइम्स ऑफ T0 इज इक्वल्स टू 109 टाइम्स ऑफ T0। इसको इधर ऐड करो 7900, तो 79 प्लस 109 कितना होता है, 188। इतना लेट क्यों, भारी उठा उसको भी। 188 T0, ठीक है। अब ऐसा है कि 188 T0, तो T0 इज इक्वल टू 7900 अपॉन 188। देखो अब ऐसा है कि अगर ये नीट में क्वेश्चन आता तो मैं इसे अप्रॉक्सीमेट सॉल्व करता, है ना। वो कैसा, मैं डेसिमल को 2 डिजिट इधर सरकाता, तो ये आ जाता 79 डिवाइडेड बाय 1.9। 1.88 को 1.9 लिख सकते हैं ना अपन, तो भाई ठीक है, मैं फिर उसको लिखता 79 डिवाइडेड बाय 2 अप्रॉक्सीमेशन में, है कि ये समझ में आया ना। ये अपन ने डेसिमल को 10 सरका है, 1.88 को 1.9 लिखे और 1.9 को फिर से अप्रॉक्सीमेट करके 2 लिखे, या डायरेक्ट अपन लिख सकते थे कि 1.88 को तुम अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते, है कि नहीं। तो ये 79 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, कितना हो जाता 79 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 39.5, तो 39.5 डिग्री सेल्सियस। इन केस केल्विन में, क्योंकि हमको वैल्यूज़ केल्विन में दी है, अक्सर ऐसा होता है कि आपका एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि आंसर भी केल्विन में आना चाहिए। तो इसको प्लस 273.15 कर डालो, देखो कितना, प्लस 273.15 कितना रहा, प्लस 273.15, 39.5 को प्लस 273.15 कितना हो रहा हो, हाँ 312.65 केल्विन। लेट मी चेक द आंसर, ठीक है। वो 315 बोला है, अपना 312 आया क्योंकि अपन अप्रॉक्सीमेट में सॉल्व किए, है ना। तो इस तरह से आंसर्स आएंगे आपके, ठीक है। ये तो हो गया आपका जंक्शन टेम्परेचर। अब दूसरा क्या है, द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड बार। ये तो आसान है, डायरेक्ट हमारे पास इसका फॉर्मूला है, KS इज इक्वल टू, 2 रॉड्स अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रहे तो नेट थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या आता है, 2K1K2 अपॉन K1 प्लस K2। चलो देखो कल ये परसों लिखाया होगा थ्योरी में, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स, देखो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज में जाओ, नेट थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देखो कितना आ रहा है, 2K1K2 अपॉन K1 प्लस K2 है ना ये, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, 2 टाइम्स ऑफ K1 कितना है 79 प्लस इंटू 109 डिवाइडेड बाय 79 प्लस 109। अब 79 प्लस 109 कितना होता, 188 होता, है ना। मैं फिर से इसमें अप्रोक्सीमेशन का कार्ड खेल सकता हूँ, देखो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अप्रोक्सीमेट खेल सकते हैं, बोले कैसे, तो मैं करूँगा 79 मल्टीप्लाई बाय 1.09 अपॉन 1.9 या जिसको 2 पकड़ लो अप्रोक्सीमेशन में, है ना। डेसिमल को नीचे 2 डिजिट सरकाया, ऊपर भी 2 डिजिट सरकाया मैंने, 2 कर सकता हूँ मैं। आप चाहे तो उसको ऐसा भी कर सकते हैं, 79 मल्टीप्लाई बाय 1.1, है ना। 1.09 को क्या लिख सकते, 1.1। चलो अब देखो कैलकुलेट करके कितना रहा, देखता हूँ, चेक करता हूँ आंसर वही है क्या, 91.6, बहुत बड़ा फर्क आ जा रहा ना। चेक कर एक बार आंसर फिर से, हाँ 86.9, फ़र्क काफ़ी ज़्यादा आ जा रहा असल में। 91.6 आ रहा हो वैट पर मीटर पर केल्विन, अपना 86.9 आ जा रहा है ना। वो अप्रोक्सीमेशन की वजह से हुआ ये सब, बट ठीक है चल जाएगा। मतलब अगर ऑप्शन में तुमको 91.6 रहा है ना, तो आप देख कर समझ सकते हैं कि भैया ये इसके नियरेस्ट है ना। हम लोग अप्रॉक्सीमेट लेके सॉल्व करें, इसीलिए सब हुआ। देखो ये वाला चैप्टर अपने बोर्ड में तो नहीं है, आपने कुछ एक्यूरेट मेथड नहीं, अप्रॉक्सीमेट मेथड ही देखना। अपने बोर्ड में होता तो मैं बोलता लॉगबुक से सॉल्व करते इसको। तीसरा क्या पूछा उसने, द हीट करंट थ्रू द कंपाउंड बार। देखो द हीट करंट थ्रू द कंपाउंड बार, हीट करंट निकाल सकते हैं अपन बहुत आसानी से। हीट करंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, हीट करंट इज टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल
रेजिस्टेंस, अब थर्मल रेजिस्टेंस नहीं है ना अपने पास, अब थर्मल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा क्या फिर अलग से। एल अपॉन के ए है ना थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो मैं यहाँ देखो ये वाला जो फॉर्मूला है, एच इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते। अगर मान लो मैंने ये दो टेम्परेचर डिफरेंस लिया, हालांकि अब T0 भी मालूम पड़ गया मुझको, तो अगर मैं ये दो टेम्परेचर रेजिस्टेंस लूँगा तो सिर्फ इस कंडक्टर का आपको थर्मल कंडक्टिविटी लगेगा और सिर्फ इस कंडक्टर का आपको लेंथ लगेगा, है ना। अगर मैंने ये दो टेम्परेचर डिफरेंस लिया तो इस कंडक्टर का आपको थर्मल कंडक्टिविटी और इस टेम्परेचर का आपको लेंथ लगेगा। और अगर मैं यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस ले रहा हूँ, क्योंकि आसान है ये, है ना, T1 माइनस T2 करूँगा तो 100 ही जाने वाला है, तो आप पूरे रॉड का लेंथ लेना पड़ेगा दोनों का मिलाकर, और पूरे रॉड की नेट थर्मल कंडक्टिविटी लेना पड़ेगा जो ऑलरेडी अपने पास है ना। तो चलो देखते हैं फिर। तो अब मैं सबसे पहले लिखूंगा R इज इक्वल्स टू एल अपॉन के ए होता है, तो ये फॉर्मूले में थोड़ा बदलाव आ जाएगा, आप इसको ऐसा लिखेंगे T1 माइनस T2, R के जगह एल अपॉन के ए, तो के ए अपॉन एल हो जाएगा नीचे, T1 माइनस T2 के ए अपॉन एल। अब ऐसा है कि भाई ठीक है, ये वैल्यूज़ डालना पड़ेगी हमको। फिर नेट थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू है अपने पास, एरिया भी अपने पास है 0.02, T1 माइनस T2 जो कि 100 है वो भी अपने पास, लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना आएगा 0.1 प्लस 0.1 0.2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलो करो सॉल्व, फिर मेरे पास जगह कमी है। कितना आ रहा मुझे बताओ आंसर। इस आंसर के हिसाब से देखो क्या आएगा, 8690 आता हो। हाँ वही 2 कैंसिल हो रहा हो, एक्यूरेट नहीं रे, डेसिमल का फर्क आएगा ना, एक डिजिट आगे से रख रहा। ये वैल्यू देख इसके इधर, आंसर देख कैसा आ जाएगा। H इज इक्वल्स टू 100 माइनस L कितना है 100, L कितना है अपना, नहीं सॉरी K है, ओके K कितना है अपना 86.9, और एरिया कितना है अपना 0.02, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ कितना है अपना 0.1। तो देखो अब आपका ये 2 गया, 0.01 गया, अब 0.01 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। 86.9 डिवाइडेड बाय 0.1, डेसिमल को आगे सरकाओ तो आप यहाँ लिख सकते हैं 869 वैट। दिस शुड बी द आंसर, 869 वैट। ये हो गया इधर का सभी का क्वेश्चन लिखना। Shown in figure have identical geometrical dimensions. Full stop. They are in contact with 2 heat baths. They are in contact with 2 heat baths at temperature 100 degrees Celsius and 0 degree Celsius. The temperature of the junction is 70 degrees Celsius. Full stop. Find the temperature of the junction if the rods are interchanged.
ये है 100 डिग्री सेल्सियस, ये है 0 डिग्री सेल्सियस, और ये है इसका जंक्शन। चलो उसने क्या बोला कि जब आप इंटरचेंज करेंगे तब टेम्परेचर ऑफ जंक्शन क्या होगा, और उसने शुरू में आपका टेम्परेचर ऑफ जंक्शन दे चुका है। देखो क्या दिया है, टू रॉड्स आर शोन इन फिगर हैव आइडेंटिकल ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस। आइडेंटिकल ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस मतलब लेंथ भी सेम, एरिया भी सेम, है ना। आर इन कॉन्टैक्ट विद टू बाथ्स, दो बात यानी दो मतलब दो भी टेम्परेचर के सोर्स के साथ वो कॉन्टैक्ट में, एक 100 डिग्री सेल्सियस पे, एक 0 डिग्री सेल्सियस पे। द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन इज 70 डिग्री सेल्सियस। यहाँ टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन 70 डिग्री सेल्सियस है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन इफ द रॉड्स आर इंटरचेंज। अगर रॉड को इंटरचेंज कर दिया गया तब क्या होगा वो पूछा गया है। अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया क्या इधर का पूरा? देखो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। मैं सबसे पहले पहली कंडीशन मान के चलता हूं। फर्स्ट कंडीशन मान लो कि आपका पहला वाला रॉड ऐसा था, ये फर्स्ट रॉड था और ये आपका सेकंड रॉड था। देखो इसमें सिर्फ ज्योमेट्रिकल डायमेंशन सेम बोला उसने, मटेरियल सेम बोला क्या उसने? नहीं। तो मटेरियल अलग अलग है, मटेरियल अलग अलग है, तो मतलब उनकी थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल रेजिस्टेंस ये सब अलग अलग है। चलो ठीक है मान लिया। मैं बोलूँगा अच्छा देखो ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, तो बोले भैया देखो ये दोनों ना ये सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है इनका, तो बोले करंट सेम होता है, तो H1 इज इक्वल्स टू H2 लिख सकता हूँ मैं। अच्छा ठीक है भाई मान लूँगा। हीट करंट का फॉर्मूला क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो मैं बोलूँगा ठीक है यहाँ से लेकर यहाँ तक का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, तो बोलेंगे 100 माइनस 70 अपॉन रेजिस्टेंस कितना होगा R1। अच्छा ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 70 माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R2। ठीक है, तो मैं बोलूँगा देयरफॉर R1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा 100 माइनस 70 कितना होता है 30 अपॉन 70 यानी कि 3/7 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो चलो भैया इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर लेकर छोड़ लेते हैं। अब आगे क्या, तो ठीक है अब रॉड्स को रिवर्स करने वाला हूँ। अब बोले कैसे रिवर्स करेंगे आप, जहाँ पर फर्स्ट रॉड था उसकी जगह 2 और 2 की जगह फर्स्ट। तो अभी आपका ये सिस्टम कुछ ऐसा हो जाएगा। अच्छा ठीक है कैसा, देखो ये सेकंड रॉड इधर आ गया, फर्स्ट रॉड इधर आ गया। अब इस बार सेकंड रॉड को टेम्परेचर कितना मिल रहा है 100 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट रॉड को टेम्परेचर यहाँ कितना मिल रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ टेम्परेचर कितना है पता नहीं, कैपिटल टी पकड़ के चल लो। फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे आप बोलेंगे H2 और H1 में करंट कैसा रहेगा, सेम रहेगा क्योंकि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अब मैं बोलूँगा ठीक है हीट करंट क्या होता है, बोले टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, तो आप बोलेंगे 100 माइनस टी अपॉन रेजिस्टेंस कितना आएगा R2, है ना। और ये कितना आएगा H1 T माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R1। ठीक है, तो फिर मैं बोलूँगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू हाउ मच, T अपॉन 100 माइनस टी। अरे यार R1 अपॉन R2 कितना है, तो वो तो भैया 3/7 है ना। अब एक काम करो भैया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का खेल खेलो, तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 70 इज इक्वल्स टू 300 माइनस 3t, तो भैया ये हो जाएगा 10t इज इक्वल्स टू 300। सही है ना। और t को 300 को 10 से डिवाइड करो तो 30 डिग्री सेल्सियस, है ना। चलो लिखो। क्वेश्चन लिखना हुआ था कि सबका? जल्दी करो फिर। अमजद क्यों लेट आया रे? उसे घर पे तुमने वेरीफाई किया क्या रीजन है क्या नहीं? सर उसका ऐसा कि उसकी हाँ भेजो उसको अंदर।
in series their thermal conductivities are in the ratio of 2:4:3. Full stop. If the open end of the first rod and the last first and last rods are at temperature 200 degrees Celsius and 18 degrees Celsius respectively in the steady state. Calculate the temperature of both the junctions. ये है भाई, काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं जम रहा है वाला सॉल्व करके. 3 bars of equal length and equal area of cross section are connected in series. Their thermal conductivities are in the ratio 2:4:3. If the open end of the first rod and the last rod are at temperature 200 degrees Celsius, 18 degrees Celsius respectively in the steady state, calculate the temperature of both the junctions. I hope कि आपका सॉल्यूशन का पहला पार्ट हो चुका होगा लिखना. तो मैं सबसे पहले जो है दिया गया उस हिसाब से एक डायग्राम बना लेता हूँ. मैं इमेजिन करता हूँ कि ये 3 बार्स है जो इस तरह से जुड़े हुए आपस में. ये K1, K2, K3. ये वाला जो टेम्परेचर है इट इज़ मेंटेन एट 200 डिग्री सेल्सियस और ये जो मेंटेन है एट 18 डिग्री सेल्सियस पे. यहाँ का टेम्परेचर T1 पकड़ के चलो, यहाँ का टेम्परेचर T2 पकड़ के चलो. ये रॉड AB, BC और CD है, ठीक है. और उसने आपसे T1 और T2 दोनों आपको पूछा है. अगर मैं K1 को ट्वाइस के लिखूंगा तो K2 को मैं क्या लिखूंगा 4K और K3 को क्या लिखूंगा मैं 3K. ये समझा गया भैया? इनका रेशियो क्या बोल रहा है 2:4:3 है ना ये. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर K1 को आप 2K लिख रहे तो आप K2 को क्या लिखेंगे 4K और K3 को क्या लिखेंगे 3K. चलो ठीक है. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आगे देखो, जंक्शन टेम्परेचर निकालना है तो एक ही फॉर्मूला है, हीट करंट को इक्वेट करो. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि भैया HAB इज इक्वल टू HBC इज इक्वल टू HCD. हीट करंट जो है आपका AB में, BC में, CD में कैसा रहेगा, सेम रहेगा. अच्छा, हीट करंट का फॉर्मूला क्या है? तो बोले टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस है ना, या फिर हम लोग कहेंगे या KA, K1A1, K1A 200 माइनस T1 अपॉन इसका लेंथ जो आएगा L, फिर K2A T1 माइनस T2 अपॉन L और ये आएगा K3A T2 माइनस क्या है 18 T2 माइनस 18 अपॉन L. तो बोले इस तरह से आ जाएगा. मैंने क्या करा, सभी के हीट करंट के फॉर्मूलों को इक्वेट कर डाला. तो अब क्या करो, पहले तो सेम चीज़ें कैंसिल कर दो. इसने क्या बोला है कि भाई एरिया और लेंथ दोनों दोनों हर चीज़ का सेम है. तो एरिया कैंसिल हो जाएगा हर जगह से क्योंकि सेम है, लेंथ भी कैंसिल हो जाएगा हर जगह से क्योंकि सेम है. अच्छा, K1 की जगह मैं जब 2K डालूंगा, K2 की जगह मैं जब 4K डालूंगा, K3 की जगह मैं जब 3K डालूंगा तो सबका K फिर से कैंसिल हो जाएगा. बचेगा क्या, फिर सिर्फ इसका बच जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 200 माइनस T1 और K2 की जगह क्या बचेगा, सिर्फ 4 बच जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ T1 माइनस T2 और आपके K3 की जगह सिर्फ 3 बच जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ T2 माइनस 18. आया समझ में?
तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन रेडी है, अब इसको आके आपको सॉल्व करना है। बोले कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मैं T1 और T2 के बीच का रिलेशन देखूंगा। T1 और T2 के बीच का रिलेशन देखो, आप इन दोनों को इक्वेट करो, आप इन दोनों को ध्यान दो। तो मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 400 माइनस 2 टाइम्स ऑफ T1 इज इक्वल्स टू 4T1 है ना, इज इक्वल्स टू माइनस 4T2। अच्छा, अब अगर यहाँ पर चलो ठीक, हाँ चल करते। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 400 ये हो जाएगा 6T1 माइनस 4T2। हाँ 400 6T1 माइनस 4T2। अब मुझे लगता है कि ये और छोटा हो सकता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सॉरी 200 इज इक्वल्स टू 3T1 माइनस 2T2। इसे दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। आपने किस किस को कंपेयर किया? ये और ये इक्वेशन को कंपेयर किया, तो आपकी ये इक्वेशन बनी। अब एक काम करो, ये इक्वेशन को और ये वाली इक्वेशन को कंपेयर करो, उन दोनों को इक्वेट करो। तो फिर से जाएंगे आप, वो हो जाएगा 200 माइनस 2T1। अब इसको लेके जाओ 3T2 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? 18 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? कितना? 54। तो 54 ठीक है। तो अब मैं बोलूँगा 200 प्लस 54, सॉरी 400 प्लस 54 5T नॉट 5, ये हो जाएगा 2T1 प्लस 3T2। अच्छा ठीक है, ये मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो मेरे पास क्या है कि यहाँ पर 2 इक्वेशंस बन गई है, याद है साइमल्टेनियस इक्वेशन जो सॉल्व करते हैं अपन। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इस वाली इक्वेशन को नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2T1, अरे नहीं डायरेक्ट कैंसिल होता ना, ये माइनस 2T1 है प्लस 2T1 है, आप डायरेक्ट ऐड कर डालो। अच्छा ये गलत लिखा गया, तो चलो 3T1 है और यहाँ 2T1 है, तो यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो चलो ऐड करो, ये कितना हो रहा? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा ये हो रहा है 200 का डबल क्या हो जाएगा? 400। अच्छा ऊपर वाली इक्वेशन 61 माइनस 4T2 प्लस अब 400 प्लस 54 कितना हो जाएगा? 454 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा फिर? नहीं, अपने को 3 से मल्टीप्लाई करना है ना इसको। देखो तो 454 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या रहा आंसर? 454 को 3 से मल्टीप्लाई करो, को 3 से मल्टीप्लाई करो 1362। तो 1362 और 3 6 18T1। अरे ऊपर वाले को 61 प्लस 9T2। अच्छा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसको ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चलो माइनस करेंगे फिर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 400 में से या 400 माइनस 1362, अब 1362 में से 400 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 962। और ये कितना हो जा रहा? -4 -9 ये हो जा रहा -13T2। देखो तो 962 डिवाइड होता है क्या 13 से? 962 डिवाइड होता है क्या 13 से? T2 की वैल्यू आ रही ना, 74 इज द करेक्ट आंसर। ये 74 डिग्री सेल्सियस आएगा T2 आपका। तो T2 आ गया हमारे पास 74 डिग्री सेल्सियस। अब मैं क्या करूंगा, T2 की वैल्यू डाल दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। देयरफॉर फ्रॉम 1 200 3T1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 74। 2 मल्टीप्लाई बाय 74 कितना होता है? 148। 148 प्लस 200 क्या हो जाएगा? 348। तो T1 इज इक्वल्स टू 348 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो रहा? 3 1 3 16 3 6 नहीं 3 48 3 1 3 116 हो रहा हो 116। तो 116 डिग्री सेल्सियस, दिस शुड बी द आंसर। लेट मी चेक, यस इट्स द करेक्ट आंसर। 116 डिग्री लिख लो।
क्वेश्चन लिखना सभी का हो गया? अमजद, अमजद अच्छा इधर ये ब्लूइंग भर देना। अगला क्वेश्चन, एन एल्यूमिनियम रॉड एंड कॉपर rod of equal lengths 1 meter and cross section 1 centimeter square are welded as shown. ठीक है, as shown K aluminium is equals to 200 watt per meter per degree Celsius. K copper is equals to 400 watt per meter per degree Celsius. आप लिखेंगे फाइंड हीट करंट, फाइंड हीट करंट। आपको हीट करंट पता लगाना है। सबसे पहले तो आप क्या करो, रेजिस्टेंस पता लगा लेंगे, थर्मल रेजिस्टेंस। हीट करंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है ना, अपॉन क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस। अब सबसे पहले थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो एल्यूमिनियम के लिए मैं सफिक्स 1 दे देता हूँ और कॉपर के लिए सफिक्स 2 दे देता हूँ मैं। तो R1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L1 अपॉन K1 इंटू A1। L1 कितना है 1 मीटर, K1 कितना है 200, A1 कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 10⁻⁻⁴। तो R1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁴ अपॉन 200 यानी कि ये हो जाएगा 100/2 यानी 50। आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहा, वैट नहीं केल्विन पर, क्या रेजिस्टेंस का डायमेंशन वो यूनिट क्या है इसका, डिग्री सेल्सियस, केल्विन पर वैट कह सकते हैं या डिग्री सेल्सियस पर वैट। यह आ गया आपका पहला। और इसी तरह से कॉपर का भी निकालना है आपको। तो कॉपर इज इक्वल्स टू L2 अपॉन K2 A2। L2 वंस अगेन 1 है, एरिया फिर से आपका अच्छा ये 400 है, 10⁻⁻⁴ है। अब देखो यहाँ पर साफ समझ में आ रहा है कि 200 की जगह 400 है, नीचे वाली वैल्यू डबल है तो आंसर आधा हो जाएगा, यानी ये आएगा 25 केल्विन पर वैट, ये R2 आ जाएगा। अब ऐसा है कि मैं पहले फॉर्म में जाता हूँ, पहला वाला कॉम्बिनेशन जो मुझे दिया हुआ है, पहले मुझे कहा गया है कि ये दोनों सीरीज़ में है, पहले ये कहा गया है कि दोनों भी सीरीज़ में है। तो हीट करंट क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस जो कि है 100⁻25 अपॉन रेजिस्टेंस इन सीरीज़। अच्छा रेजिस्टेंस इन सीरीज़ में क्या करते हैं अपन, डायरेक्ट रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं अपन। तो भैया ये हो जाएगा 100⁻25, दोनों रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ऐड करो तो 50 + 25, 50 + 25। तो भैया अब आप देखो 100⁻25 75, 50 + 25 ये भी 75। तो आपका H क्या हो जाएगा, 1 वैट, 1 जूल पर सेकेंड बोलो या 1 वैट बोलो, ये पहला आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन में। ओके, फिर सेकंड वाला मामला क्या है, तो इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। तो सेकंड सिचुएशन में मैं जो देख रहा हूँ कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है।
तो क्योंकि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया तो फिर से एच पी इज इक्वल्स टू 100 माइनस 25 अपॉन आर पी। आर पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 R2 यानी 50 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 50 प्लस 25, है ना। ठीक है, मैं इसको एज इट इज डालता हूँ ये वैल्यू को, शायद कैंसिल हो जाए कुछ चीज़ें। तो मैं बोलूँगा एच पी इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा, ये 75 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 25। ओके, 25 1 ज़ा 25 3 ज़ा और 5 प्लस सॉरी 50 प्लस 25 ना, 50 प्लस 25 75 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा, डबल उसका 150 में 75 ऐड करो कितना हो जाएगा 225 225 225 डिवाइडेड बाय 50, देख कितना रहा 225 डिवाइडेड बाय 50 4.5 करेक्ट। द आंसर विल बी 4.5 जूल पर सेकेंड, ये रहेगा आंसर। क्वेश्चन लिखना सभी का हो गया, 5 मिनट। टू मेटल क्यूब्स, बातें नहीं, क्वेश्चन लिखो फटाफट। with 3 centimeter edges of copper and aluminium are arranged as shown in figure. Find number 1 the total thermal current from one reservoir to the other. Second, the ratio of thermal current carried by the copper cube to that carried by the aluminium cube. First off, the thermal conductivity of the copper is 400 watt per meter per Kelvin and of aluminium is 237 watt per meter per Kelvin. इसके आंसर्स मुझे बताना पड़ेगा आपको फटाफट, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत टाइम चला जाएगा। इधर का हो गया सॉल्यूशन। चलिए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, समझो क्या बोल रहा है, क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है। देखो, 2 मेटल के क्यूब्स है। अब ये हालांकि मैंने डायग्राम जो बनाया उसमें क्यूब नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल भी,
मगर आप इमेजिन कर लो कि क्यों है, यानी लंबाई चौड़ाई सब जैसी एक जैसी है, और उसके हर एक का एज कितना दिया हुआ है आपको 3 सेंटीमीटर। तो अगर एज 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो मुझे साफ समझ में आता है कि इसका जो लेंथ होगा वो 3 सेंटीमीटर का, यानी कि 3 × 10⁻⁻² मीटर का होगा, और एरिया जो होगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा, यानी 9 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर का होगा, इजंट इट। अब उसने क्या पूछा आपसे, क्या दे आर अरेंज एज शोन इन फिगर। मुझे साफ नजर आ रहा है कि दोनों के दोनों रॉड जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो उसने कहा है कि टोटल थर्मल करंट फ्रॉम वन रिजर्वायर टू द अदर रिजर्वायर पता लगाओ। देखो थर्मल करंट पूछा हुआ है, थर्मल करंट का फिर से वही आप जो पिछली बार आपने किए थे वही करना है। तो बोले थर्मल करंट क्या आएगा, सबसे पहला जो मैं कहूँगा H = क्या आएगा, तो बोले टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस आएगा, है ना। टेम्परेचर डिफरेंस आसान है, 100 - 0 है। अब आपका रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो बोले यार उसका L/Ka का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं अपन। तो मैं लिखूँगा T1 - T2 L/Ka, यानी T1 - T2। अच्छा अरे ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सॉरी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है RP। अब RP निकालने के लिए कैसे करेंगे यार, देखो RP में निकालने के लिए देखो हमको मालूम है RP = क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 + R2, है ना। मान लो कि एल्यूमिनियम को मैं सफिक्स 1 दे देता हूँ और कॉपर के लिए मैं 2 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उसको नुकसान करेंगे के चक्कर में, ठीक है, जाओ आप ऑनलाइन देख लेना। ये हाँ आप चले जाओ फिर जो है तो ठीक है। R1 × R2 अपॉन R1 + R2 के ये फॉर्मूले से करेंगे। अब मैं आपको बता दूं इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 0.14 मल्टीप्लाई बाय 0.08 अपॉन 0.14 + 0.08 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.05 केल्विन पर वैट। ये RP की वैल्यू आएगी। तो H = जब मैं डालूंगा 100 - 0 अपॉन ये आपका 0.05, तो ये आंसर कुछ आएगा 100 - 0 नहीं, 120 है वो, ये करेक्शन कर लेना यहाँ 20 है वो, 100 - 20 अपॉन 0.05, तो ये हो जाएगा आपका 1.6 × 10⁻³ जूल पर सेकेंड। दिस विल बी द आंसर, आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन का पहला आंसर, ठीक है। इसके अलावा क्या पूछा उसने, तो द रेशियो ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। अरे ये तो बहुत आसान है, बोले ये कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। देखो हमको देखो रेशियो ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस अगर निकालना है, थर्मल रेजिस्टेंस की थर्मल करंट, द रेशियो ऑफ थर्मल करंट, भाई H1/H2 क्या होगा। हम जानते हैं कि करंट जो है रेजिस्टेंस को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो H1/H2 को अपन क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, ये आएगा R2/R1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, R = L/Ka का फॉर्मूला लगाएंगे आप, R = L/Ka। अब मेरे पास मैं ये फॉर्मूले से क्या करूँगा, R1 कैलकुलेट करूँगा, L1/K1 A1, और वो फॉर्मूला अपने पास सब कुछ है। तो R1 की जो वैल्यू आएगी 0.14 केल्विन पर वैट आएगी। R2 का फॉर्मूला लगाऊंगा L2/K2 A2, और इसका वैल्यू आएगा 0.08 केल्विन पर वैट। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.14 डिवाइडेड बाय 0.08 जो कि हो जाएगा 1.75 वैट, नॉट वैट, रेशियो है ना। एक आखिरी बच गया बस, और सबसे इंपॉर्टेंट वही है, हो सकता है शायद आपको देखने को मिल जाए, वो हो सकता है, गारंटी नहीं ले रहा मैं, वो या उसके जैसा कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए आपको आज नीट के पेपर में। आज ही है ना 5 तारीख, डायग्राम तक हो चुका हूँ मैं सोचता हूँ, ठीक है। 3 identical rods have been joined at a junction to make a Y structure. First up, if 2 free ends are maintained at 45 degrees Celsius and the ends at 0 degrees Celsius, comma, then what is the junction of temperature, junction temperature capital T, first term.
और डायग्राम ऐसा दिया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा ये। देखो ये रॉड का क्या एंगल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ एंगल क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी एंगल रहे, सबका तरीका सेम है सॉल्व करने का। ठीक है, तो देखो भैया साफ जाहिर हो रहा है कि ये दोनों एंड्स हायर टेम्परेचर पे और ये दोनों एंड लोअर टेम्परेचर पे, तो होगा क्या, हीट का करंट यहाँ से आएगा और यहाँ पर मिलकर आगे बढ़ेगा। मान लो अगर यहाँ H1 है, यहाँ H2 है, तो यहाँ क्या आएगा H, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ therefore H इज इक्वल्स टू H1 प्लस H2, है ना। अब हीट क्या होता है ना, ये होता है आपका टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैं बोलूँगा ठीक है 0 माइनस टी अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू आपका यहाँ से टेम्परेचर डिफरेंस क्या आएगा T माइनस 45 अपॉन रेजिस्टेंस प्लस ये टेम्परेचर डिफरेंस क्या आएगा T माइनस 45 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। क्या इनका कुछ रिलेशन दिया हुआ है रेजिस्टेंस का? आइडेंटिकल रॉड्स हैव बीन जॉइंड एट अ जंक्शन, आइडेंटिकल रॉड्स है ना ये, तो भाई अगर ये आइडेंटिकल रॉड है तो ये भैया पूरी तरह से, तो फिर ये ऐसा हो जाएगा कि रेजिस्टेंस जो है कैंसिल हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि है ना। आप ये फॉर्मूले से इक्वेट कर सकते थे या फिर आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे L/K वाला, है ना। तो किसी भी तरह से जाओ आप, R की वैल्यू यहाँ क्या देखेंगे, वो कैंसिल हो जा रही है। क्यों कैंसिल हो जा रही है कि रॉड पूरी तरह से आइडेंटिकल है, मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, एरिया सेम है, तो ये R क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा माइनस टी, यहाँ बचेगा ट्वाइस टी प्लस 90 डिग्री, नॉट प्लस, माइनस 90 डिग्री। बोले ये कैसे हुआ, अरे भाई माइनस 45 क्या हो जाएगा, माइनस 90, और ये ट्वाइस टी। अब एक काम कर, माइनस टी को उधर ला, 90 को उधर ला, तो ये हो जाएगा थ्राइस टी, टी इज इक्वल टू 30 डिग्री। हो गया, दिस इज दैट, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर कंडक्टिविटी का पार्ट पूरा हो गया। अगले लेक्चर में कन्वेक्शन एंड रेडिएशन।